मैं नुसरत जहाँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शिवहर लोकसभा के एमआईएम उम्मीदवार राणा रणजीत जी। राजीव विजयवन जी का आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आप राजनीति में आए हैं? नहीं, राजनीति में केवल चुनाव लड़ना नहीं कहिएगा। अगर यहाँ के मुद्दों की लड़ाई करने की बात हो तो रीगा चीनी मिल के लिए मैं धरना पे बैठा, फुलवरिया घाट के लिए मैंने संघर्ष किया और लगातार गरीबों के लिए बिजली का बिल जो मीटर स्मार्ट मीटर लगा करके गलत बिल दे करके जो गरीबों का खून सिरिंज से चूसा जाता था उसकी लड़ाई लड़ा। डीलर जो अनाज कम देते हैं 5 किलो की जगह 4 किलो देते हैं उसकी लड़ाई लड़ा। तो राजनीति या सामाजिक जीवन में मैं लंबे समय से, हाँ, चुनाव में पहली बार लड़ा। यहाँ लोगों का रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है? देखिए, बेटे के रूप में लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर कोई लड़ाई हमारी लड़ सकता है तो हमारा शिवहर का बेटा आज सबसे शिक्षित हूँ, सबसे मेहनत करने वाला हूँ, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं। सीताराम बाबू का बेटा हूँ, उनका खून मेरे रगों में दौड़ता है। सीताराम बाबू को लोग इलाके के हर एक व्यक्ति ने जाना है, पहचाना है, उनके काम को देखा है, सराहा है और उनसे जुड़े हुए पारिवारिक संबंध की तरह तो लोगों को विश्वास है कि सीताराम बाबू का बेटा आया है, पढ़ लिख करके ज़मीन पे काम करने आया है। पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, केवल चुनाव में नहीं आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, खास करके अक़लियत समाज का, दलित समाज का और जो मेरा सीताराम बाबू का परिवार है, गरीब वंचित सब लोग बहुत साथ ज़बरदस्त साथ मिल रहा है। एक उत्साह है। लोकतंत्र अगर पर्व है तो कोई आए और शिवहर को देखे। इस पर्व को सबसे धूमधाम से मनाया जा रहा है इस इलाके में। आपके पिताजी पूर्व सांसद रह चुके हैं राजद से, तो आपको विरासत में कहीं उनके तरफ से, उनकी वजह से आपको टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए, अनुकंपा पे नौकरी तो किसी एक बेटा को ही मिलता है जी। अगर पिता का जो है मृत्यु हो जाए या पिता अगर हट जाए तो नौकरी अनुकंपा पे एक को मिलता है। बाकी को अगर आना है तो मेहनत करना पड़ता है। तो बस पिता का नाम मेरे साथ है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और बाकी अब जो दौर चल पड़ा है, बिना पैसा दिए हुए टिकट मिलता है। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। यही जवाब तो फिर हिंदू समाज आपको कितना एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे? मुझे भी शक था। जब मैं आया मैं बहुत दुविधा में था और मैं जन स्वराज से जुड़ा हुआ था, प्रशांत किशोर जी से जुड़ा हुआ था। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं किसी ऐसे 9वीं फेल के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ जिसके पास विजन हो, जिसने देश दुनिया देखा हो, जो समझता हो कि कैसे अपने इलाके को ठीक कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जी ने अपने आप को साबित किया, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा था। लेकिन वो पार्टी ने एक संगठन, एक संस्था के रूप में काम कर रही थी। असुद्दीन ओवैसी साहब लंदन से पढ़ करके आए, बैरिस्टर हैं। तो आप अगर हैदराबाद जाएंगे, दारुसलाम जो उनका जगह है, उस उनके घर के अंदर मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हॉस्पिटल है, लगभग 5000 महिलाओं को सीखने के लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था है। तो हम दारुसलाम क्यों नहीं शिवहर में बनाएं, क्यों नहीं उस तरह का विकसित करें? तो मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति का नेतृत्व को स्वीकारूंगा। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ। आखिर दोनों उम्मीदवार बाहर के हैं और राजद ने भी दिया, जदयू ने भी दिया, एमआईएम ने सिर्फ इस शिवहर के लाल को दिया। तो इस पे जनता आपको कितना तरजीह देगी? देखिए, जनता ने ही मुझे आगे किया है। ये मैंने पहले भी कहा था, किसी लोकल कैंडिडेट को, आप बगल में नया गांव से आ रहे हैं, वहाँ से फारूक शेख साहब आते हैं, रीगा के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी हैं, बेलसंड के विधायक संजय गुप्ता जी, किसी पार्टी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये ऐलान किया था कि अगर आप किसी लोकल कैंडिडेट को टिकट देते तो मैं चुनाव नहीं लड़ूँ। तो फिर जब नहीं मिला तब मुझे लोगों ने आगे किया कि कब तक हम अपनी मिट्टी को बदनाम करेंगे, कब तक हमारी मिट्टी कलंकित रहेगी। अब लोग साथ दे रहे हैं और एक क्षत्रिय धर्म अपनी मिट्टी के मान सम्मान के लिए क्षत्रिय अपना गला कटा लेता है। तो हम लोग उसी अभियान को करने निकले हैं और अब पूरे शिवहर के लोग, केवल एक ही बात है कि शिवहर के बेटा को, लोकल को, यहाँ के स्थानीय को, इसका गांव घर यहीं के लोग आए हैं, होटल लिए हैं 1 महीना के लिए। 25 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा, 4 को रिजल्ट आएगा, होटल का पेमेंट खत्म होगा, ये अपने अपने जिला चले जाएंगे। या अगर वैसी होगी जो जीत भी जाते थे पहले, वो दिल्ली चले जाते थे। यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ से फारूक शेख थे, वो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे लोकसभा क्षेत्र के लिए और उनकी राजद, उनकी जो पार्टी है, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि आप जाइए, आप फील्ड में बने रहें। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि ये मुस्लिम है और मुस्लिम को तो ऐसे भी नहीं दिया गया है। गठबंधन में 4 सीट है, जिसमें 2 कांग्रेस को और 2 राजद को। तो यहाँ पर उनके साथ, फारूक शेख के साथ, आपको नहीं लगता कि नाइंसाफ़ी हुई है मुस्लिम समाज के प्रति? बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है और शिवहर जो है ये अक़लियत की ही सीट है। शुरू से अक़लियत ने ही यहाँ से जो है चुनाव का टिकट पाया था और उनको बताया भी गया था। फारूक साहब बहुत लंबे समय से मेहनत भी कर रहे थे, मेरे बगल के पड़ोस से आते हैं। तो
उनको भी कहा गया था और कई लोग को उम्मीद थी कि टिकट उनको मिलेगा, लेकिन उस पार्टी में जो है अब कार्यकर्ताओं की मेहनत को, पसीना को नहीं देखा जाता है। वहाँ बंद कमरे में कुछ और तरह का डील होता है। मैं हिंदू का बेटा हूँ और MIM को ज्वाइन किया है, मैं देख पा रहा हूँ इस पार्टी का भविष्य क्या है। आज किसी विधानसभा में 30,000 40,000 से कम मुस्लिम संख्या नहीं है, किसी लोकसभा में 4 लाख 5 लाख से मुस्लिम संख्या नहीं है कम। तो अगर और यहाँ कोई पैसा नहीं ले जाता है, यहाँ कार्यकर्ताओं के अंदर एक दीवानगी है कि अपने लोगों के लिए काम करें, सेवा करें। यहाँ एक एक जो कार्यकर्ता हैं वो दीवाने होते हैं, कार्यकर्ता नहीं होते। तो वैसे लोग जो अपना भविष्य देखते हैं आने वाले विधानसभा में, उनको बताना चाहूँगा यही पार्टी है, ये पार्टी का भविष्य है। तो जनता के बीच में किस मुद्दे पे आप जा रहे हैं? जनता के जो मुद्दे हैं, सड़कें, बेरोजगारी, अस्पताल की कुव्यवस्था, यहाँ के स्कूलों की कुव्यवस्था, यहाँ आज भी भ्रष्टाचार, यहाँ घूसखोरी जो होता है, मैं ताकत जो है जनता के हाथ में देना चाहता हूँ। आज भी जो नया गांव होकर जो रास्ता गुजरती है फेनहारा की तरफ, बहुत दयनीय स्थिति है। लंबी लिस्ट है सर, मैंने तो पंचायतवार एक लिस्ट बनाया है और लोगों को बताया है कि ये जो MP लैड का काम आएगा वो आप तय करेंगे। मैंने कहा मैं पूरी ताकत जनता के हाथ में दूँगा। ताकत जनता से मैं ले रहा हूँ वोट के रूप में, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पूरा ताकत जनता के पास रहेगा, वो तय करेंगे। मैं अगर की लड़ाई लड़ करके सदन में उनके लिए हर जो उनकी समस्या है उसके लिए लड़ करके उसको लाएंगे और इस इलाके को बदलेंगे और लंबी राजनीति करने आए। एक नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, नौकरी और बाकी चीज़ें छोड़ करके जब पसीना बहा रहा हूँ, लंबी राजनीति पिताजी की तरफ, लोगों के दिलों पर राज करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, वोट मांगने की जरूरत। आज यहाँ BJP से जुड़े हुए हैं जिनका राणा रणधीर नाम है, उनके बारे में कहा जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पिता से होती है। मेरे पिता इस इलाके के, ना पूरे बिहार के सबसे बड़े समाजवादी नेता में से। अगर आप जाइएगा किसी अक़लियत से पूछिएगा तो अक़लियत समाज जो उनके लिए सम्मान रखता है वो कहीं नहीं। तो मैंने अपने पिता से सीखा है, देखा है। मैंने बचपन में जिन लोगों को देखा था अपने घर आते हुए, अपने दुख तकलीफ में, पिताजी के रैली में, पिताजी के अगल बगल में, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई साहब जिस पार्टी में चले गए वो वैसे लोग दूर होते चले गए। तो पिताजी ने बनाया था जो संपत्ति अर्जा था, अक़लियत खास कर वो, और इसी बुनियाद को लेकर के मैं राजनीति में प्रवेश किया और मैं MIM में आया हूँ तो अक़लियत के साथ नहीं घूम रहा हूँ। आधे लोग कहते हैं कि अब आपके ज़बान में भी जो है उर्दू इतना आ गया है। तो ये 3 साल 4 साल से जब मैं राजनीति में आया हूँ, मेरा बुनियाद ही यही था कि मेरे पिताजी का जो एक परिवार था, एक आधा हिस्सा जो छूट रहा था, उसको बचाऊँ, उसके साथ रहूँ, उसके सुख दुख में खड़ा रहूँ, उसकी लड़ाई लड़ूँ। और हर पिछले 3 साल से इफ्तार का कार्यक्रम करा रहा हूँ, हर इलाके में इफ्तार कराता हूँ, हज़ारों लोग सब भाग लेते हैं। तो जो हमारा बुनियाद है, जो हमारी ताकत है, वो हमारा समाज है, अक़लियत है और दलित है। और नौजवान जो पढ़ा लिखा आदमी जो देख रहा है, ये व्यक्ति के अंदर विजन है। इस व्यक्ति किसी साहब ईमानदारी से अक़लियत की बात कर रहे थे, लड़ रहे थे, और आज देखिए क्या दीवानगी है उनके लिए। तो मैं भी बहुत ईमानदारी से शिवहर के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवहर का एक एक जो है मतदाता मेरे साथ खड़ा है, 9 नंबर पतंग छापे बटन दबाएगा और अपने बेटे को बड़े मार्जिन से चुनाव दिलाएगा। तो राजद में कोशिश नहीं किए थे आप टिकट लेने के लिए? देखिए, राजद के जो हालात हैं, कार्यकर्ता अगर काम करे और उसके काम की पहचान ना हो तो वैसे संगठन में काम करने का जो है मज़ा नहीं आता। वहाँ संगठन जो है दूसरी चीज़ों पे निर्भर है, वहाँ के जो पिलर हैं वो दूसरी चीज़ों पे निर्भर है। लालू जी जब थे तो संगठन में कुछ बात थी, अब वो बात नहीं। तो मैं पहले तेजस्वी जी का यही कार्यक्रम हुआ था, इसी प्रखंड में एक मुसलमान नहीं गया था, एक दाढ़ी और टोपी वाला नज़र नहीं आया था, केवल जो आपके कार्यकर्ता थे वही नज़र आए थे। बहुत नाराज़गी है, बहुत खामोशी है। आप चले जाएँ अक़लियत समाज में, बहुत खामोश है लोग। हाल तो कहीं ना कहीं होगा कि RJD ने आपको तरजीह नहीं दिया। मैंने प्रयास ही नहीं किया उस संगठन को। मैंने आपको बताया, मैं पढ़ा लिखा MBA किया हुआ व्यक्ति हूँ। मैं किसी अच्छे नेता के नेतृत्व को पसंद करूँगा। तो दिन ओवैसी साहब जो बैरिस्टर है लंदन से, जिन्होंने पढ़ाई किया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। नेता जो है उसी को मानूंगा जो पढ़ा लिखा हो, देश दुनिया देखा हो, उसके अंदर ताकत हो, बदलने की सोच अच्छी हो। इसलिए मैं पढ़े लिखे किसी नेतृत्व को जो है हमेशा स्वीकारूंगा, इसलिए मैंने स्वीकारा है। अच्छा, ये ओवैसी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो BJP की B टीम है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पूर्णिया में तेजस्वी यादव जी ने मंच पे कहा या तो इंडिया को वोट दीजिए या NDA को वोट दीजिए। वो वोट मांग रहे थे NDA के लिए खुलेआम। अब जो खुलेआम वोट मांग रहा वो कहेगा कि B टीम कौन? तो ये 2 बड़ी पार्टियों के साथ जब लड़ने के लिए कोई तीसरा पार्टी आता है तो ये B टीम का तमगा उनको दिया जाता है। बेचैनी है लोगों। अगर जिस दिन मुस्लिम नेता पैदा हो गया, जिस दिन मुस्लिम पार्टी खड़ी हो गई, RJD का सफाया हो जाएगा। आज जो 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ का डील होता है, 8 रुपया कोई नहीं देगा टिकट के।
और ये होने जा रहा है। आप विधानसभा में देखिएगा, सिवान में हिना मैडम चुनाव जीतेगी और शिवहर से शिवहर का बेटा चुनाव जीतेगा। वहाँ हिना मैडम के पीछे पूरा दलित, पूरा फॉरवर्ड समाज है। यहाँ एक हिंदू क्षत्रिय के पीछे पूरा दलित और पूरा मुसलमान समाज है। एक क्रांति होने जा रहा है। MIM के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, जैसे कि बी टीम है, गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुसलमानों का भी जितना क्रेज RJD के लिए है उतना क्रेज किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो ये बताइए, जब हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो हम ठेकेदारी क्यों लेंगे? उनका ही कहना था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उसकी भागीदारी होगी। तो जब हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो हम बीजेपी को हराने का ठेकेदारी क्यों लेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? तो ये आरजेडी का क्रेज़ नहीं है, आरजेडी में मुसलमान लोगों का क्रेज़ नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि वो भाजपा को नहीं वोट कर सकते। इसी मजबूरी का फ़ायदा जो है आरजेडी वाले उठा रहे हैं। इसलिए उठा रहे थे क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। अब एक मजबूत विकल्प जब निकल के आया है, आप चले जाइए किसी इलाके में मुस्लिम बस्ती में, आपको जवाब मिल जाएगा कि कैसा MY है। M को 2 टिकट, Y को 10 टिकट, कैसा समीकरण है? साबुद्दीन साहब का परिवार जिसने सींचा आपकी पार्टी को, जिसने केवल एक स्टेटमेंट की लालू यादव मेरे नेता हैं और नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, केवल एक स्टेटमेंट ने उनकी जान ली थी। जनाजे तक पे वो नहीं गए। लोग देख रही है, लोग भूले नहीं हैं उस दर्द को। तो आप जब साबुद्दीन साहब जैसे व्यक्ति के नहीं हो सकते हैं तो आप किसी और के क्या हो? ये लोग जाग चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, और उसी का परिणाम है जो मैंने बताया कि आरजेडी के रैली में मुसलमान जा ही नहीं रहे, खामोश है, चुप है। चौक चौराहे बाजार पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि अगर बोलेंगे तो आरजेडी वाले लोग सुन लेंगे तो बेचैन करेंगे, परेशान करेंगे, दबाव बनाएंगे। चुप हैं, ये खामोशी, अंदर की जो खामोशी है एक समुद्र की तरह एक उफान, एक लहर पैदा करने जा रही है। अंडर करंट जो पैदा हो गया है, आप देखिएगा, मुझे लगता है कि 2 से 2.5 लाख वोट से मैं देखते जा रहा हूँ। इस तरह का माहौल यहाँ बन रहा है, एक चुप, एक अंडर करंट है। अच्छा, आखिरी संदेश देना चाहेंगे आप? आज तो आखिरी दिन है प्रचार और प्रसार का, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही केवल संदेश देंगे कि मैं आपके बीच का हूँ, आपका बेटा, आपका भाई हूँ। कहीं नहीं जाऊँगा, जीतूँगा तो भी आपके बीच रहूँगा, हारूँगा तो भी आपके बीच रहूँगा। लेकिन बाकी आपके प्रत्याशी जो हैं होटल के कमरे में रहते हैं, वो होटल का पेमेंट करेंगे और अपने अपने जिला चले जाएंगे। अगर आप दूर का अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने भविष्य की चिंता करते हैं, अपने सड़कों कैसे ठीक करें उसकी चिंता करते हैं, बेरोजगारी कैसे बेहतर हो सके, उसका समाधान निकल सके, पलायन कम हो सके, इसकी चिंता करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाए, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर बैठे, बिजली के बिल को लेकर के आपको प्रताड़ित नहीं किया जाए, आपसे घूस नहीं मांगा जाए, ऐसी चिंता अगर आप करते हैं तो आपके भाई, अपने बेटा भतीजा को मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जनता अगर आपको दिल्ली सांसद भेज देती है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि शिवहर के जो पंचायतवार मैनिफेस्टो हमने बनाया है उसको लेकर के हम लोग बैठक करेंगे, तय करेंगे कि मूलभूत समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ का है, उसी आधार पे पेमेंट हम लोग उनका एलोकेट करेंगे, MP लैड फंड। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो मूलभूत समस्याएं हैं भ्रष्टाचार को लेकर, आज गरीब लोग जाते हैं छोटे मोटे काम को लेकर के तो ब्लॉक में, थाना में पैसा मांगा जाता है, तो वो ताकत उनको हम देंगे कि वो गरज सके, अगर कोई घूस मांगे तो उसको डांट सके, उसको बोले कि मैं जा रहा हूँ आपके अपने MP साहब के बता रहा, कंप्लेन करने जा रहा हूँ। वो ताकत मैं उनको देना चाहता हूँ। जब वो ताकत उनके हाथ में होगा बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो अपने लेकिन सरकार इस भ्रष्टाचार को मानने को तैयार नहीं है। सच्चाई है। आप चले जाइए कैमरा, हिडन कैमरा लेकर के कोई काम चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बनाने जाइएगा तो उसके लिए भी आपसे घूस मांगा जाएगा। तो सरकार माने नहीं माने, जैसे सरकार मानती है कि शराबबंदी है, लेकिन शराब तो हर जगह मिलता है। आपके पास भी नंबर होगा, फ़ोन लगाएंगे तो यहाँ तक पहुँचा देगा। तो मानने से नहीं होता है, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। ये आपके जो गमछा का कलर है, ये क्या, किस चीज़ का प्रतीक है? देखिए, एक सिंबॉलिक मेरा ये है कि हम लोग हर जाति धर्म को लेकर के चलते हैं। कोई हरा लेके चलता है, कोई भगवा लेके चलता है, कोई नीला लेके चलता है। हमें किसी रंग से परहेज नहीं है, हम सभी रंगों को समेट करके लेके चलना चाहते हैं। तो हमारे झंडे का भी यही रंग है, हमारे गमछे का यही रंग है, हमारे जो अंदर जो भावना है वो भी वही रंग है कि भाई आप सभी वर्ग को, सभी समाज को लेकर के चलना है। तो एक मैसेज दिया है। लोग अपने आप को सिक्के से तौलते होंगे, तौलवाते होंगे, लोग खुद को जो है लड्डू से करते होंगे, लेकिन जो मेरे लोग हैं, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं एक दलित बस्ती में गया तो कॉपी किताब से उन्होंने मुझे तौला और उसके बाद उसी कॉपी किताब को गरीबों में बांट दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि अगर आप शिक्षित और संगठित रहते हैं तब आपका समाज सुधर सकता है, बेहतर हो सकता है। कल मुझे कुछ और दलित बस्ती के लोगों ने, मेरे घर के परिवार के सदस्य की तरह जो लोग थे, उन्होंने मुझे मिट्टी से तौला और शिवहर की मिट्टी से मुझे तिलक लगाया और मुझसे वादा लिया कि आप जीतने के बाद पहला लड्डू, पहला मिठाई मेरे यहाँ खाएंगे।
लोग दलित बस्ती में जाना नहीं चाहते हैं। आप वहाँ बैठकर खाते हैं, पानी पीते हैं, उन लोगों के साथ सही समय देते हैं। देखिए, एक लगाव होता है। आप मैं जब किसी बस्ती में जाकर के खाना खाता हूँ तो पूरा बस्ती जो है मुझे बहुत दिल से लगा लेता है, और उनको मैं कहता हूँ कि नमक आपका खाया हूँ और आपके नमक का कर्ज मैं अदा करूँगा सांसद बनने के बाद। और अगर नहीं कर पाया, उसमें कमी करूँ, तो आके मेरा कान पकड़िएगा, मेरा घर बगल में है, कहिएगा कि आप नमक हराम हैं, आप नमक हरामी कर रहे हैं, आपने मेरा नमक खाया था, आपने मुझे वादा किया था कि मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिएगा। इंदिरा आवास में जो घूस मांगा जा रहा है वो मुझे आप मदद करिएगा, अस्पताल में मदद करिएगा। मैंने ऐसी चीज़ें जो मैं उनको एक अधिकार, एक कनेक्शन हम लोग का बन रहा है लगातार, ताकि मुझे भी ख्याल रहे कि जिसका नमक खाया उसका कर्ज अदा करूँ, और अगर ना करूँ तो मेरा कान पकड़ करके मेरी माताएं बहनें मुझे डांटें। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए।